नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। न्यूज नाइट में बात करेंगे 24 के चुनौती की, जब सियासी दलों के स्टार प्रचारक पहले चरण के चुनाव के लिए जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं। साथ ही बात करेंगे चुनावी घोषणा पत्र और चुनावी वादों की, उससे जुड़ी हुई सियासत की, उससे जुड़े हुए आरोप प्रत्यारोप की। आपको पूरी खबर दिखाएंगे और इस विषय पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो अगले 1 घंटे में हो गई देश दुनिया के हर जरूरी खबर, दिखाएंगे खेल और हर जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के रण में पीएम मोदी की 2 रैलियां, छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में किया जोरदार प्रचार। कहा, कांग्रेस समझती थी कि उसे देश को लूटने का मिला है लाइसेंस, हमने रद्द किया यह लाइसेंस। 2024 के लोकसभा चुनाव को बताया स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का चुनाव। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को लेकर किए गए वादे पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला जारी। पीएम मोदी ने कहा, इसमें मुस्लिम लीग की छाप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जनता को के नकारने के बावजूद वो तुष्टीकरण की राजनीति पर आमादा। कांग्रेस ने बीजेपी के बयानों की चुनाव आयोग से की शिकायत। बीजेपी के दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी और राजस्थान, तो राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में किया प्रचार। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में भरी हुंकार, तो स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर किया करारा वार। बीजेपी ने की राहुल और अखिलेश की चुनाव आयोग से शिकायत। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का भी प्रचार जोरों पर। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने की मध्य प्रदेश में रैलियां। कहा, यह चुनाव विचारधारा की लड़ाई। तमिलनाडु में डीएमके, तो यूपी में बीएसपी नेता आकाश आनंद ने की रैली। टीएमसी ने चुनाव आयोग से की बीजेपी की शिकायत। जम्मू कश्मीर में भी टूटा इंडी अलायंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर की लद्दाख की 6 सीटों पर मिलकर लड़ेंगे चुनाव। 3 पर कांग्रेस, तो 3 पर होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार। पीडीपी को नहीं मिली एक भी सीट। केरल में भी यूडीएफ और एलडीएफ के बीच घमासान। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता के अंतरिम जमानत याचिका खारिज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार और पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक से पूछताछ। भारतीय शेयर बाजारों ने बनाया नया कीर्तिमान। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी ने छुई नई ऊंचाइयां। सेंसेक्स 494 अंकों की बढ़त के साथ 74,774, जबकि निफ्टी 153 अंक चढ़कर 22,666 पर हुआ बंद। बीएसई पर लिमिटेड सभी कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार 1400 लाख करोड़ के पार। मॉन्टे कार्लो मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता के मुख्य दौर में जगह बनाकर इतिहास रचने वाले सुमित नागल ने जीता पहले दौर का मुकाबला। इटली के मैटियो आर्नेल्डी को दी मात। मुख्य दौर में जीत दर्ज करने वाले बने पहले भारतीय। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों के जरिए छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चुनावी पारा गरमा दिया। पीएम ने अपनी सरकार के विकास कार्यों को गिनाया, तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को निशाने पर भी लिया। अपनी चुनाव प्रचार मुहिम को और धार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पहुंचे। बस्तर और चंद्रपुर की विशाल जनसभाओं में पीएम ने पिछले 10 वर्षों में देश में हुए विकास कार्यों को गिनाया। साथ ही भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर इंडी गठबंधन को भी खूब आड़े हाथों लिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उमड़े विशाल जनसैलाब को संबोधित करते हुए पीएम ने जनजातीय कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया।
गरीब कल्याण को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए पीएम ने कहा कि वो खुद गरीब परिवार से आए हैं, इसलिए उन्हें गरीबों की जरूरत का पता है। पीएम ने मुफ्त टीका, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत और जनऔषधि योजना जैसे प्रयासों से आम जनता को बड़े पैमाने पर हो रहे लाभ का भी उल्लेख किया। कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन को भ्रष्टाचार पर घेरते हुए पीएम ने गारंटी दी कि जनता का पैसा लूटने वालों को जेल जाना ही पड़ेगा। यहाँ के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। प्रधानमंत्री ने रामनवमी को लेकर अयोध्या और देश भर में फैले उल्लास का भी जिक्र किया। बस्तर और चंद्रपुर दोनों ही जनसभाओं में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का विरोध करने पर कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन को जमकर लताड़ा। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर अड़ंगा कौन लगाता था? अड़ंगा कौन लगाता था? कोर्ट में किस पार्टी के लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे? कौन सी पार्टी के वकील सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते थे कि राम मंदिर पर फैसला न सुनाए? किस पार्टी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का बहिष्कार किया? महाराष्ट्र के चंद्रपुर में देश के विभाजन, कश्मीर समस्या, तुष्टीकरण के लिए आतंकियों को संरक्षण और लाल आतंक जैसी समस्याओं को पैदा करने के लिए पीएम ने कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि आज देश में लाल आतंक का दायरा सिमटता जा रहा है। पीएम ने कहा कि जिस गढ़चिरौली की पहचान नक्सलवाद से थी, आज उसे विकास के लिए जाना जाता है। बस्तर से धीरज और चंद्रपुर से शिशिर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विपक्षी दल और इंडिया गठबंधन के नेता भी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में प्रचार का आगाज किया तो उमर अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार किया। लोकसभा चुनाव की मतदान तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही सभी विपक्षी दल एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शहडोल और सिवनी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस मौके पर न्याय पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि सशक्त भारत के लिए हमने एक ब्लूप्रिंट पेश किया है। वनवासी शब्द के पीछे एक विचारधारा है। सबसे पहले जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी भाषाएं हैं, आपके जीने का तरीका है, उसको ये शब्द मिटाने की कोशिश करता है। इसके अलावा कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सीकर में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा, आज एक बदलाव की लहर है और राजस्थान में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ मिलकर लड़ने की घोषणा की है। उधमपुर की सीट, जम्मू की सीट और लद्दाख की सीट पे कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर की सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कई जगहों पर जाकर महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उन्होंने एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव और किसान की अनदेखी की जा रही है। कई लोग यहाँ एमपी लगातार जीत के जाते रहे एनडीए के, ऊपर से नीचे एनडीए के लोग भरे हुए हैं, फिर भी हमारा बिहार गया गरीब है, फिर भी बेरोजगारी है, फिर भी लाचारी है,
आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। आप संजय सिंह, गोपाल राय और संदीप पाठक ने कैंपेन की लॉन्चिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के कैंपेन का नाम जेल का जवाब वोट से है। दिल्ली का चुनावी अभियान अरविंद केजरीवाल से जो लोग मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए काम करें। बसपा नेता आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश के बरेली में एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, सपा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। दूसरे दल कहाँ खड़े होंगे वो हमें नहीं पता, मोदी जी की गारंटी का भी हमें नहीं पता, क्योंकि पिछले 10 साल में आप लोग भी रिपोर्टिंग करते आए हैं। जमीन पे क्या चल रहा है, क्या हुआ है, कितना काम डिलीवर हुआ है, वो सब आपको पता ही होगा। तो अब वो गारंटी दे या वारंटी दे, उसका कोई सर पैर नहीं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार तेज कर दिया है। बांकुरा में एक जनसभा के दौरान ममता बनर्जी ने एनडीए सरकार को घेरते हुए कहा कि रोजगार और अन्य मुद्दों पर सरकार विफल साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेता भी पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे। आपने देखा अभी कि विपक्ष के नेता भी किस तरह से जोर शोर से चुनाव प्रचार के लिए जुटे। तो जनता के बीच में सरकार के कार्यों को बताने के लिए बीजेपी के तमाम दूसरे नेता भी प्रचार में जुटे और इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने की तिथि सोमवार को खत्म हो गई। भाजपा समेत सभी राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के रामपुर और बिजनौर में, जबकि राजस्थान के हनुमानगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इंडी गठबंधन को घेरते हुए कहा, पहले लोगों को बांटकर वोट बैंक की राजनीति होती थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद सिर्फ विकास की राजनीति होती है। ये देश के विकास का चुनाव है, ये देश को विकसित करने का चुनाव है। ये जो मानसिकता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति की बदली है और ये जो माइंडसेट बदला है, ये उसका चुनाव है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु के नमक्कल में रोड शो किए, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। तिरुवरूर में रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब से पीएम ने नए संसद भवन में न्याय और स्वतंत्रता के प्रतीक सिंगोल को स्थापित किया है, भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई है। मोदी जी की लीडरशिप में इस समय हमारा भारत कमजोर भारत नहीं है, वीक इंडिया नहीं है, भारत एक मजबूत भारत बन गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डीएमके पर हमला करते हुए कहा कि कच्चा तीबू द्वीप के मुद्दे पर डीएमके चुप क्यों है। एक तरफ तो डीएमके तमिलों के गौरव की बात करती है और दूसरी ओर वे इस मुद्दे पर चुप हैं। क्या वह सहमत हैं कि देश का एक हिस्सा श्रीलंका को दे दिया जाए? Why DMK is silent on the issue of Kachatibu Island given by the Congress party? Why is he silent? Is he okay with giving away one part of the country to Sri Lanka? Why are they silent? Does he agree with the decision of the Congress party? Why are they mum? On one hand, they talk about the Tamilian glory. On the other hand, they are silent on the issue of Kachatibu Island. रायबरेली और अमेठी से अब तक कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होने पर तंज कसते हुए अमेठी से भाजपा की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के अंदर ही कलह चल रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने अब जब जाहिर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। दीदी क्या कांग्रेस में एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे और आप अपना दावा कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कर सकते। लोकसभा चुनाव प्रचार में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्धा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक ही भाव है कि आएंगे तो मोदी ही। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर एक ही भाव है। सबके मन में एक ही भाव है, एक ही आश्वस्ति है और संभवतः आजादी के बाद पहला जनरल इलेक्शन है
जिसके परिणाम के बारे में भी जनता जनार्दन पहले से अवगत है और वह परिणाम के बारे में अवगत है कि आएंगे तो मोदी ही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य में कई जगहों पर प्रचार किया। बागेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के साथ साथ सारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में अशोक तंवर के लिए प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर हमला बोला। उधर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार बिप्लब कुमार देव के लिए चारिलम निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रदेश में कई जगहों पर जाकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि असम और नॉर्थ ईस्ट का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते संभव हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सियासत की बात जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और चुनाव में घोषणा पत्र और चुनावी वादों को लेकर सियासी दल एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। पीएम मोदी के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। वहीं अपने घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और राजनीतिक पार्टियों के एक दूसरे पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र जारी होने के बाद से ही बीजेपी उस पर लगातार हमले कर रही है। खुद प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप है। अपनी करतूतों के कारण आज कांग्रेस पार्टी देश के भीतर जन समर्थन खो चुकी है। इसलिए अब कांग्रेस खुलकर बांटो और राज करो के खेल पर उतर आई है। कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र निकाला है उसमें भी मुस्लिम लीग की भाषा लिखी गई है। क्या ये आपको मंजूर है? ये देश स्वीकार करेगा? कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सवाल उठाए हैं। नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र विभाजन का खाका है, जिन्ना की मुस्लिम लीग एजेंडे की स्पष्ट कॉपी है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दरअसल पिछले हफ्ते कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कुछ वादे अल्पसंख्यकों के लिए किए हैं, जिन पर बीजेपी सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने कहा है वो संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का सम्मान करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो संविधान के अनुच्छेद
15, 16, 29 और 30 के तहत भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। कांग्रेस ने कहा है कि वो अल्पसंख्यक छात्रों और युवाओं को रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता देगी। कांग्रेस अल्पसंख्यक छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप योजना बहाल करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या भी बढ़ाएगी। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो ये सुनिश्चित करेगी कि सभी नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की आजादी हो। कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। ये सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से होंगे। बीजेपी सब मामलों पर कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी घोषणा पत्र का बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि पीएम अपने काम के बजाय हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि घोषणा पत्र को विभाजनकारी कहना गलत है। बड़ा असत्य बोल रहे हैं, जो वास्तविकता है उसको बता नहीं रहे, कोई तर्क पेश नहीं कर रहे। हम मुस्लिम लीग से क्या कर पाएंगे, क्या करेंगे और क्यों करेंगे, इस बात को वो स्पष्ट नहीं करते। हम एक राष्ट्रव्यापी पार्टी हैं और जब हमने फ्रीडम की फाइट में, आज़ादी की लड़ाई में हमने हिस्सा लिया है, जो कि मोदी जी की पार्टी ने नहीं लिया था, तो हम पर ये आरोप लगाना बड़ा दुख का विषय है। I think the manifesto is to make the country strong and to keep it secular. That is what it is. And if anybody thinks of otherwise, then they are already dividing the nation on their own ways. कांग्रेस कुछ भी कह रही हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो ध्रुवीकरण के इस खतरनाक रास्ते के खिलाफ मजबूती से खड़ी है और सभी के लिए समावेशी शासन के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी विषय पर आज हमारा विशेष है। हमारा विशेष का विषय भी आज यही है, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर क्यों मचा बवाल। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय भी यही है, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर क्यों मचा बवाल। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनुजा कपूर, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, जुड़ गई हैं। अनुजा जी, बहुत स्वागत है आपका। उसके साथ ही साथ स्वाति चंद्रशेखर, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में अनंत विजय, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनंत जी, बहुत स्वागत है आपका। अनुजा कपूर जी, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि आखिर दिक्कत क्या है आपको, अगर अल्पसंख्यकों के लिए वो कुछ वादे कर रहे हैं तो प्रॉब्लम कहां खड़ी होती है। जय श्री राम निखिल जी और मेरे बाकी पैनलिस्ट को शुभ संध्या। प्रॉब्लम की बात नहीं है इसके अंदर। प्रॉब्लम ये है कि आप जिस चीज को सेकुलरिज्म के अंदर बांट रहे हैं, उस सेकुलरिज्म में हिंदू नहीं है। सेकुलरिज्म तब होता है जब हिंदू आता है साथ में। आपका 20% का मैनिफेस्टो है, 80% उसमें नहीं है सर, क्योंकि खड़गे जी ने भी यही कहा था कि हमें 20% लोग वोट करते हैं, तो 80% वोट आपको नहीं करते, तो इसीलिए मैनिफेस्टो 20% का ले आए, क्योंकि जो आपको वोट करता है उन्हीं के लिए वोट आप मांगेंगे। क्या ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है या नहीं? आज जो ट्रिपल तलाक के बारे में आपने लिख कर दे दिया, क्या उस ट्रिपल तलाक में एक बारी उस मुस्लिम औरत जो बहन कहती है अपने आप को मोदी जी की, क्या उससे जाकर पूछा था? जो तलाक 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 करके उसकी जिंदगी को खराब कर देते थे। क्या आज ये वही लोग हैं जो कहते हैं मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं? क्या उसे फिर से हलाला के अंदर झरोसा जा रहा है? क्या एक औरत की बेआबरू इज्जत के साथ फिर से खेला जा रहा है? आज ये देखना जरूरी है कि डिवाइडेड भारत को जो एक लाइन के ऊपर कास्ट सिस्टम पे लाकर अब बात करने लग गए। आज अब कहते हैं कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, हम वेल्थ को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हम उसको हर जगह बांटेंगे। कैसे सर, जब आपकी इक्विटी 0% 2014 के अंदर 33% 2024 में आ गई और आपने सबसे पहले चैरिटी ना करके अपना एक एग्जाम्पल सेटिंग नहीं बनाई। आप ये कहते हैं, आज आप ये कहते हैं कि डिफेंस सिस्टम को आप स्ट्रांग करेंगे। सर, कितना डिफेंस सिस्टम को आप स्ट्रांग करेंगे? डिफेंस सिस्टम तो सर मोदी के टाइम पर स्ट्रांग हुआ है कि जहां पे राजनाथ जी ने कहा पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। डर के इस बात का है आपको, क्योंकि आज आप भारत को चाइना बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपका एमओयू साइन है चाइना के साथ, क्योंकि वही जा जाकर ये मैनिफेस्टो तो मुझे चाइना मैनिफेस्टो लगता है,
क्योंकि ये जिस तरीके के इसमें रोहित वेमुला एक्ट आपने बात कर रहे हैं, आपने जिस तरीके से यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, आप तो कहते हैं कि मोदी जी सारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो अमेंड करते रहते हैं, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मोदी जी 400 पार ले आए तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देंगे, और वो कर रहे हैं। आप 6 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेंगे, आपके मैनिफेस्टो में है, उसको कौन पूछेगा? आज आप जब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, कहते हैं कि हम उनको 2 जगहों पे बांट देंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट से पूछा क्या आपने ये बात जो 50% कैप से आप ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हार्डवर्किंग लोग हैं हम सब लोग बैठ जाए घर में? क्या हम लोग घर में बैठ जाए? क्योंकि जी आप जो है 50% जो है अपनी मनमानी के हिसाब से, क्या ये कांग्रेस पार्टी नहीं, जो मुस्लिम लीग की स्पष्ट कॉपी कहा अनुजा जी, जो मुस्लिम कहा कि मुस्लिम लीग के नीतियों की स्पष्ट कॉपी है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है ये कहना? ज्यादा मैंने तो पहले ही कहा है निखिल जी कि ये तो 20% मैनिफेस्टो है। ये खड़गे जी का बोला हुआ रैली के अंदर बयान है। जब इन्होंने बात करी थी कि हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया, तो उन्होंने कहा जो 20% हमें देते हैं क्या वो भी बंद हो जाएंगे? तो आइए आप बताइए, क्या 20% की बात आप लेकर कर रहे हैं? क्या 80% का गुरुद्वारे चले जाएं? कहां चले जाए? जो जनरल के लोग हैं वो कहां चले जाए? और क्या मोदी जी ने, आप जिस नेशनलिस्ट पार्टी की बात आप लोग समझ नहीं पाए, अंत्योदय की बात आप समझ नहीं पाए, विकसित भारत की बात आप समझ नहीं पाए, एक संकल्प आप लेकर आए। आप हमारा तो संकल्प पत्र आता है, आप घोषणा लाते हैं, आपकी गारंटी कहीं खड़ी नहीं है। क्योंकि जहां पर मोदी ये बात कह देता है कि आज जहां पर सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन पे आप देख लीजिए, रोड नेटवर्क देख लीजिए, स्टील देख लीजिए, मतलब यहाँ तो अनगिनत चीजें औरतों के साथ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, पॉइंट आ गया जी। बात करते हैं टॉयलेट की बात कर लीजिए, आप मलकाना हक की बात कर लीजिए, सर ट्रिपल तलाक 370 का एब्रोगेशन, आप देखिए ना कि कौन सी चीज रह गई जो जिससे भारत को ये डिवाइड करना नहीं चाहते। ठीक है, डिवाइडेड इंडिया इज अगेंस्ट भारत। ठीक है, ये सीधा साधा सामने सवाल ठीक है अनुजा जी, आपका पॉइंट आ गया, जवाब ले लेते हैं। स्वाति चंद्रशेखर, सीधा आरोप है कि आप लोग तुष्टीकरण की बात करते हैं और जिस तरह से 80-20 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 20% लोग हमको वोट देते हैं तो उन्हीं के लिए आप आ गए हैं। और जैसा कि बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं और इसीलिए प्रश्न चिन्ह आपके इस घोषणा पत्र पर लगाया गया है। अनम्यूट कर लीजिए, आपका सिस्टम अनम्यूट कर लीजिए एक बार। स्वाति जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, एक बार अपना सिस्टम चेक कर लें। चलिए स्वाति जी, हम आपके पास लौटते हैं, अनंत विजय जी के पास आते हैं। अनंत विजय जी, आपको लगता है कि ये जो पूरी चर्चा है ये कहीं ना कहीं जब हम बात विकास की और दूसरे मुद्दों की करते हैं ये उससे भटकती है जब हम इस तरह की चर्चा पे करने के लिए मजबूर होते हैं? ये जो तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है ये राजनीति के विमर्श का विषय होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये एक जिसको कहते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हमको इस पर चर्चा करनी पड़ रही है। निखिल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आरोप लगते हैं और जब प्रधानमंत्री के स्तर पर कोई आरोप लगाया जाता है तो मुझे ये समझना होगा कि उसका कोई आधार होता है जी। अब जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शरीयत की वकालत की है, जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा है कि जो पर्सनल लॉ है उसको रीइंफोर्स किया जाएगा, तो घोषणा पत्र की जो पंक्ति है इसको अगर कांग्रेस की लीनेज से जोड़ के अगर आप देखें, जिस प्रकार से शाहबानो का केस हुआ था और उसमें संविधान का पन्ना फाड़कर हटा दिया गया शाहबानो के लिए, तो देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा ये हमें समझना पड़ेगा। देश सब लोग ये बात करते हैं कि संविधान से चलेगा, तो जब संविधान को लेकर किसी प्रकार का कोई आक्षेप आप करेंगे अपने घोषणा पत्र में और तमाम तामझाम के साथ, तमाम नेताओं के साथ, अपने सर्वोच्च गैलेक्सी ऑफ लीडर्स के साथ बैठकर इस प्रकार का एक संकल्प पत्र, न्याय पत्र, जो भी नाम आपने दिया है, तो इस प्रकार के प्रश्न उठेंगे। आप अगर आप जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि खाने की आजादी, अपने पार्टनर को चुनने की आजादी, ठीक है, तो वो जनता तय कर देगी। एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या सामान्य नागरिक संहिता आ रही है जिसमें अगर आप लिविंग में भी रहेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और जिस प्रकार से
दूसरे धर्म के साथ विवाह को लेकर भी एक प्रकार से उसमें कुछ विसंगतियां थी, उसको दूर किया गया। लेकिन आप अपने उसमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे। अगर आप कोई पब्लिक में सार्वजनिक रूप से कोई प्रपत्र जनता के पटल पर रखेंगे तो इस प्रकार के सवाल उठेंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है, जिस प्रकार से वो अल्पसंख्यकों के तरफ खड़ी दिखती है, जिस प्रकार से वो मुस्लिम वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति आज नहीं, राजीव गांधी के जमाने से या और पीछे जाए तो इंदिरा जी, नेहरू जी, सबके जमाने से, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो मशहूर बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधन पर किसका हक सबसे पहला होता है। तो ये सारी चीजों को अगर आप होलिस्टिकली देखेंगे, समग्रता में अगर आपको विचार करेंगे, तो ये जो मुस्लिम लीग वाली बात है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष और वरिष्ठ नेताओं ने मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो दोनों एक साथ जारी करके रंगों से बताने का प्रयास किया है। जनता को समझने दीजिए ये। और जो आपका प्रश्न था कि विकास पीछे छूट जाता है, विकास पीछे नहीं छूटता। जनता अब विकास से आगे चली गई है। मैं इस वक्त महाराष्ट्र में हूं और मैं यहाँ देख रहा हूं कि जनता अब विकास से ज्यादा एस्पिरेशनल होती जा रही है। अगर आपके पास 4 लेन है तो अब उनकी इच्छा है कि 6 लेन हो जाए। 6 लेन जहां है वहां लगता है कि अब 8 लेन हो जाए। अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई है, अब जैसे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में एक दावा उन्होंने किया है कि हर तहसील में एक वो स्कूल खोल देंगे, और वो एक किसी विशेष स्कूल की बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि इतना स्कूल खोलने के लिए क्या भारत के पास संसाधन है, क्या शिक्षा मंत्रालय इसके लिए इक्विप्ड है, कहाँ करेंगे। रोड मैप देना ठीक है, वादे किए जाते हैं, दावे भी किए जाते हैं बड़े बड़े घोषणा पत्र में, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कुछ आधार तो होना चाहिए। ठीक है। और इस घोषणा पत्र को बनाने वाले लोगों की मतलब मुझे थोड़ा सा, मैं अंतिम वाक्य कह दूं कि उन्होंने NEP को न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखा है, जबकि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो जिस इतने बड़े डॉक्यूमेंट में जब आप इतनी छोटी गलतियां करते हैं तो प्रश्न तो उठेंगे आपके ऊपर। ठीक है, इंतजार करिए, जनता तय कर देगी कि आपके घोषणा पत्र में किए गए दावों पर उनका यकीन है या नहीं है। 4 जून को जी बिल्कुल, ये तो शायद हमारे सभी पैनलिस्ट इस बात को स्वीकार करेंगे कि जनता ही जनार्दन है, वही तय करेगी। स्वाति चंद्रशेखर हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं, उम्मीद है कि आपकी आवाज इस बार आएगी। स्वाति चंद्रशेखर जी, आपने देखा कि जो आरोप है वो सीधे स्पष्ट है कि देश संविधान से चलेगा या शरिया कानून से चलेगा, इतने तुष्टीकरण की जरूरत क्यों है? सबका साथ सबका विकास की राह पर आप चले तो दिक्कत क्या है? निखिल जी, भारत माता की जय और सारे मेरे साथियों को प्रणाम। मुझे लगता है कि एक बीजेपी में शायद कल से एक घबराव शुरू हो चुकी है कि चुनाव तो हमारे हाथ में नहीं आ रही है, तो कोई मुद्दा तो हाथ में लेना पड़ेगा। रामलला के मुद्दा को ले लिया तो फिर वो भी हाथ में नहीं आ रहे, और सोच लिया कि बहुत सारे लोगों को कांग्रेस से बीजेपी में पलटने की कोशिश करेंगे तो फिर वो भी नहीं हो रहे। तो आज एक नया मुद्दा बीजेपी ने शुरू कर दिया, ये है कि एक शरीयत लॉ के अनुसार कांग्रेस की मैनिफेस्टो है। आप मुझे साफ साफ ये कह दीजिए, या मैं अपने बीजेपी की साथी से मैं सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ कि कहाँ इसका इस्तेमाल है, कहाँ इसका जिक्र हमने किए हैं। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा इन डिटेल पढ़ ले हमारी मैनिफेस्टो को, इससे अच्छा मैनिफेस्टो मैं वादा करती हूँ कि कोई पार्टी अभी लगभग 5 साल में तो नहीं किए हैं। और हम खुद पिछले जो हमारी मैनिफेस्टो है उससे हम बेहतर मैनिफेस्टो हमने प्रकट इस बार किए हैं, ये मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ। और शरीयत लॉ की बात आ रही है, मुस्लिम लीगों की बात आ रही है, 80%, 20%, ये क्या हमारी साथी कह रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। आप मुझे ये बता दीजिए कि हम अगर कह रहे हैं कि महालक्ष्मी योजना हम जारी करेंगे, इसमें क्या है कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को महिलाओं को उसको जारी करेंगे? अगर हम कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लेके आएंगे, अगर इसमें क्या सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए ये लेके आएंगे? अगर हम कह रहे हैं कि 30 लाख जॉब्स देने वाले हैं, क्या इसमें सिर्फ मुस्लिम युवाओं को हम जॉब्स देने वाले हैं? अगर हम कह रहे हैं कि लगभग 50% महिलाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में हम रिजर्वेशन देने वाले हैं, क्या इसमें मुस्लिम महिलाओं को लेके आने वाले हैं? मुझे समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी इतना
इतना दरअसल कुछ पॉइंट्स हैं, शायद उसको अनुजा जी रेज करेंगी, लेकिन जो कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों के सुधार में बढ़ावा देगी, तो ये लगता है कि भाई आप जब मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करने लग गए, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम तुष्टीकरण करेंगे और उनकी बातों को करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि हम मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए, आई एम सॉरी शब्द जो है वो माइनॉरिटी लिखा हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो माइनॉरिटीज के लिए हम उनके लिए हम काम करेंगे, उनको जिस पर वो कहते हैं कि जिस तरह से अनुच्छेद 15, 16, 29, 30 के तहत भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का आदर करेंगे और उन्हें बरकरार करेंगे, तो गए कहां हैं जो बरकरार करेंगे? शायद मुझे लगता है कि ये सवाल मुझसे आप जी आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है जी, मैं तो साफ कहना चाहती हूँ कि अगर इंक्लूसिविटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये बात करना अगर बीजेपी को ना आती है, अगर बीजेपी को अभी लग रहा है कि एक तरफ तो पूरा हिंदू का पूरा वोट्स तो नहीं मिल रहा है, ना मुस्लिमों का वोट्स मिल रहा है, ना अल्पसंख्यक के वोट्स मिल रहे, ना SC ST का मिल रहे, ना ओबीसी का मिल रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्ला निकाल के वोट्स मांगने के लिए ये साजिश है, ये तो बहुत क्लियर है। अगर इंक्लूसिविटी का बात कर रहे हैं, अगर उन लोगों के लिए कुछ अन्याय हुआ है उसके ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं और वो लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं उसके ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 80% हिंदू लोग हैं देश के अंदर उसके साथ हम अन्याय कर रहे हैं। मैं भी हिंदू हूँ, राहुल गांधी जी हिंदू है, प्रियंका गांधी जी हिंदू है, कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है और कांग्रेस एक इंक्लूसिव पार्टी है। कांग्रेस सबके साथ चलने वाले पार्टी है, सिर्फ सबके साथ सबका विकास बोलकर हम सबका सर्वनाश नहीं करने वाले हैं, ये हमारी स्टैंड बहुत तेज है। ठीक है अनुजा जी, मैं चाहता हूं बहुत जल्दी से आप अपना इस पर जवाब दें। अपनी बहन को सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ कि सबका साथ सबका विकास, आप लोग ये बीजेपी की लाइन है, आपकी नहीं है, क्योंकि आपकी लाइन है सिर्फ एक ही जगह विकास और सबका साथ। तो वो जो सबसे बड़ा इशू आपके साथ जो आपने अभी भी बोला ना कि हम लोग ये जो भी मैनिफेस्टो में लाए हैं इसके अंदर हम लोग कब किसका साथ नहीं लेकर आ रहे, तो आप मुझे यहाँ बता दीजिए कि भाजपा अभी 10 साल में है, आज जिस पानी का हक जिस जल से नल आ रहा है, क्या उस जल ने देखा कि वो नल किस मुस्लिम का है, कि हिंदू का है, कि सिख का है या ईसाई का है? क्या लखपति दीदी कहाँ से बन रही है? क्या ये ड्रोन दीदी कहां से बन रही है? क्या ये जो घर मलकाना हक है तो किसको मिल रहा है? क्या ये किसान का जो पैसा डीबीटी से सीधा जा रहा है उसमें मुस्लिम किसान कौन है? तो हमारे में ज्ञान है, गरीब युवा और आपकी मुसलमान की बात नहीं, सिर्फ यहाँ पे महिलाओं की बात भी आती है, अंत्योदय की बात आती है। तो जवाब आपको देना है मैडम कि आपका दिया हुआ छलक रहा है बार बार कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीतिक बिंदु पे अड़ गए हैं और आपका सिर्फ यह करा आप अपने आप को दिखाना चमकाना चाहते हैं जो बार बार लॉन्च नहीं होगा। और वो जो लॉन्च नहीं हो रही पार्टी, उसको आप जो बार बार आपका मैनिफेस्टो वो झलक देता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, जिसने यूसीसी को उत्तराखंड के अंदर उसको अपोज किया। आप बात जब करते हैं, आपने कहा कि हम ट्रिपल तलाक के अंदर हम साथ साथ उसके साथ हम लोग औरतों का जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, आपको ये बात मालूम है कि कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड क्रिमिनलिटी वो अगर भाजपा लेकर आई है तो उसके पीछे क्या बड़ा रीजन है? क्योंकि औरतें लोग इस बात के बारे में जो पीड़ित थी, आप लोगों ने कब सोचा और कब देखा? आप आज बात करती है तो आप ये बताएं मुझे, पूरे इसके अंदर वोट बैंक ओबीसी का 2019 के अंदर ऑलरेडी 28% से ऊपर बढ़ चुका था, तो कौन से की बात कर रहे हैं आप? कौन सी ओबीसी की बात कर रहे हैं? अच्छा आप उसके अंदर मुसलमानों का कर लिए क्या? आपको लगता नहीं कि उत्तराखंड में और आप उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कितने हैं जानते नहीं आप? 2 बार मोदी जी के साथ आप योगी जी आए हैं, क्या आपको इस बात के बारे में मालूम है? आज आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे ये बात बताना बहुत जरूरी है कि ये आपका फेलियर है जो शरिया लॉ आप लेकर आ रहे हैं। आप मुसलमानों से भी पूछिए कि कोई नहीं चाहेगा कि उनके वक्फ बोर्ड जो जिसका 6.1 लाख जिसका ऑलरेडी एक मैनिफेस्टो की तरह निकल कर आता है प्रॉपर्टीज की वैल्यू, वो भी नहीं चाहेंगे कि उनको इक्वालिटी के अंदर खत्म कर दी जाए। ये आप देखिए, क्योंकि जिस तरीके का आपका सारा प्लेसमेंट यहाँ पे, चाहे मीडिया लॉ से लेकर आप बात कर लीजिए। और एक और बात निखिल भाई, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो ईवीएम नहीं लाएंगे, हम तो ईवीएम नहीं लाएंगे। आज ईवीएम लाएंगे और हम उसको वीवीपीटी के साथ भी बात करेंगे। अरे 10 साल लगा दिए, ईवीएम नहीं लाएंगे, ईवीएम नहीं लाएंगे, अब तो बैलेट पेपर लाएंगे, बैलेट पेपर लाएंगे। अरे जो आप लोग खुद खड़े नहीं होते
इतने 10 साल में आपने निकाल दिया, जिसके बारे में आपने अपोज किया और जिसके साथ हम मोदी जी के साथ खड़े हो गए। ठीक है, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। अनुजा जी, मैं आनंद विजय जी के पास जाना चाहूंगा। आनंद विजय जी, आपको लगता है कि जब जो भी घोषणा पत्र तमाम पार्टियां बनाती हैं, और एक ट्रेंड है कि सब कहते हैं कि हम पब्लिक से पूछ कर बनाते हैं, लेकिन दरअसल सभी के अपने अपने वादे होते हैं और सभी जो है जिसको कहते हैं कि टारगेट ग्रुप्स है, वो अपना दिखाई पड़ता है। तो दरअसल सही मायने में जनता की आवाज कई बार घोषणा पत्र नहीं होते। मुझे ऐसा नहीं लगता है निखिल जी। घोषणा पत्र में जनता की आवाज का कम से कम रिप्रेजेंटेशन तो होता है, उसका प्रतिनिधित्व तो होता है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्मार्टली एक नैरेटिव खड़ा किया कि ये घोषणा पत्र न होके वो इसको संकल्प पत्र कहते हैं, तो उन्होंने एक बहुत स्मार्ट मूव था कि इसको, क्योंकि घोषणा पत्र इतना घिस पिट चुका है 1952 से लेके अब तक 2024 तक की, अब घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है। आप देखें तो मुझे लगता है कि उसी प्रकार से कांग्रेस ने भी अब इसको न्याय पत्र नाम दे दिया। घोषणा पत्र कहते नहीं है लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब उनको लगता है कि देश में अन्याय हुआ है, लेकिन जब आप न्याय पत्र नाम रखते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा। जैसे अभी स्वाति जी बता रही थी कि क्या क्या होने वाला और क्या मुसलमानों को जो अधिकार नहीं दिए गए। अरे भाई, अगर आप कह रहे हो कि मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बहाल करोगे तो वो अब भारतीय संविधान सबको बराबर मान रहा है, आप क्यों मुसलमानों को अलग से छात्रवृत्ति दे रहे हो और जो हिंदुओं को नहीं दे रहे हो? तो सवाल यही उठता है कि मुसलमानों को विशेष दर्जा क्यों, स्थान क्यों दिया जाए? जिस देश में वो देश के नागरिक है, वो भारतीय हैं, तो जो सब भारतीयों को हक मिलता है, ये तो फिर वही बात हो गई। इस पर हम चर्चा अपनी जरूर आगे भी जारी रखेंगे। ये प्रश्न जो है मुझे लगता है कि चुनावों के दौरान रहेगा और इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। आज हमारे पास समय बस इतना ही है। स्वाति जी, आपसे हम आपके पास एक बार आना चाहते थे, लेकिन फिलहाल अब अगली चर्चा में इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अनुजा जी, आपका भी शुक्रिया, और आनंद विजय जी, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, Isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भाजपा, कांग्रेस और टीएमसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अपनी अपनी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग से दिल्ली में उसने मुलाकात की। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि उन्होंने दो मुख्य बातों को आयोग के सामने रखा, जिसमें से एक मुद्दा फर्जी आरएसएस संस्था को लेकर था। इसमें कांग्रेस सेवा दल के लोगों के शामिल होने का आरोप लगाते हुए अरुण सिंह ने कहा कि यह संस्था भाजपा और आरएसएस को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इस मुद्दे पर आयोग से कांग्रेस को नोटिस देने की मांग की। वहीं कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लगाए गए आरोपों को लेकर आयोग से शिकायत की। उधर तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने एनआईए की कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से 4 केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को तत्काल बदलने की मांग की। चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद जब टीएमसी नेता बाहर निकले तो चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने टीएमसी सांसद डोला सेन को हिरासत में ले लिया।
जब समाजवादी पार्टी को हार सामने दिख रहा है तो मुख्तार अंसारी की जो मृत्यु हुई है उसको क्या कहना शुरू कर दिया कि जेल में जहर दिया गया। तुम्हारे पास कौन सा ऐसा तथ्य है कि इस प्रकार से बात कर रहे हो? लोगों की भावना भड़काने का काम कर रहे हो। चुनाव का समय चल रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी चुनाव के समय किसी लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़का करके चुनाव का माहौल खराब करना चाहती है। हमने चुनाव आयोग से मांग किया है कि इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करिए। हमने ये बात इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखी है कि चुनाव के दौरान ये जो अधिकार है सेक्शन 69 के तहत वो मंत्रालय के पास नहीं होना चाहिए, वो चुनाव आयोग के पास होना चाहिए। और चुनाव आयोग हमारी बात से सहमत था। उनका ये मानना था कि चुनाव में फ्री स्पीच को हर हाल में बरकरार रखना चाहिए। हमारे 10 एमपी और एक्स एमपीओ का डेलीगेशन एआईटीसी की तरफ से आज इलेक्शन कमीशन की 3 बेंच ऑफिसर्स को, हाईएस्ट अथॉरिटी को हम मिले हैं और हमने देखा बीजेपी की तिवारी के साथ एनआईए के सिंह के कोई हबनमिंग हुआ, कोई कुछ हो गया और उसके बाद 22 का कोई केस था, कोई कंप्लेन था मिदनापुर में, भूपति नगर में, उसको लेकर 24 में सिर्फ एंड सिर्फ इलेक्शन के पहले अचानक जाके अरेस्ट किया और वो भी रात 3:30 बजे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द असम ट्रिब्यून अखबार को दिए एक इंटरव्यू में पूर्वोत्तर के विकास को भारत का ग्रोथ इंजन बताया। पीएम ने कहा कि पिछली सरकारों के जमाने के वो दिन लद गए जब पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ भेदभाव होता था। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के पहले चरण में पूर्वोत्तर में मतदान होना है। पूर्वोत्तर में इस बार विकास बड़ा मुद्दा है। मतदान से पहले राज्य में प्रचार गरमाया हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द असम ट्रिब्यून अखबार को दिए साक्षात्कार में तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद दशकों तक पूर्वोत्तर राज्य हाशिए पर धकेल दिए गए थे। लगातार कांग्रेस सरकारों ने पूर्वोत्तर के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया क्योंकि उनके लिए इस क्षेत्र में संभावित चुनावी लाभ बहुत कम था। जब बीजेपी की सरकार बनी तो पूर्वोत्तर में बदलाव हुआ। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में ये दिखाई दे रहा है कि कैसे हमने पूर्वोत्तर के अलगाव को समाप्त किया है और इसे पूर्व में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया है। मैंने लगभग 70 बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है, जो शायद मुझसे पहले के सभी प्रधानमंत्रियों की कुल यात्राओं से भी अधिक है। 2015 के बाद से केंद्रीय मंत्री 680 से अधिक बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं। हमने लोगों के दरवाजे तक गवर्नेंस पहुंचाकर इस धारणा को बदल दिया है कि पूर्वोत्तर बहुत दूर है। आज पूर्वोत्तर न दिल्ली से दूर है और न दिल से दूर है। पीएम ने कहा कि आज पूर्वोत्तर नए भारत की शानदार सक्सेस स्टोरी बनकर उभरा है। हमने दुनिया को दिखाया है कि जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही होते हैं। पीएम ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हमने क्षेत्र के विकास के लिए जो निवेश किया है वो कांग्रेस सरकार या पिछली किसी भी सरकार द्वारा आवंटित बजट से लगभग 4 गुना अधिक है। पिछले दशक में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने इस क्षेत्र को देश और दुनिया के बाकी हिस्सों से अभूतपूर्व स्तर पर जोड़ने का काम किया है। असम में उग्रवाद के मसले पर पीएम ने कहा कि सरकार ने उग्रवाद से दृढ़ता से निपटने का फैसला किया, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित किया कि आम लोगों को बहुत ही सावधानी और सहानुभूति के साथ अपनाया जाए। नतीजतन जहां उग्रवाद को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है, वहीं सरकार अपने लोगों का विश्वास जीतने और शांति सुनिश्चित करने में भी सक्षम हुई है। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कुल 11 शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये किसी भी पिछली सरकार की तुलना में एक अभूतपूर्व प्रगति है। 2014 से अब तक 9,500 से अधिक विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया है और समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। हमारी सरकार के अथक प्रयासों के कारण अब पूरे पूर्वोत्तर में 2014 के बाद से सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है। 2014 की तुलना में 2023 में उग्रवाद की घटनाओं में 71% की कमी आई है। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार का विश्वास है कि विकसित भारत का रास्ता पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी राज्यों के विकास से होकर गुजरता है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के रुख से जुड़े सवाल पर पीएम ने कहा कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। आज सूरज की पहली किरण की तरह अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट तक विकास के काम
पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से पहुंच रहे हैं। मणिपुर की स्थिति पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के समय पर हस्तक्षेप करने और मणिपुर सरकार के प्रयासों के कारण राज्य की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जब संघर्ष अपने चरम पर था तब गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में रहे और संघर्ष को सुलझाने में मदद के लिए विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ 15 से अधिक बैठकें की। राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार केंद्र सरकार लगातार अपना समर्थन दे रही है। राहत एवं पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार नागा समूहों के साथ शांति वार्ता को जल्द से जल्द सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मिजोरम में म्यांमार से घुसपैठ के मसले पर पीएम ने कहा कि सरकार म्यांमार के अधिकारियों के समक्ष ये मुद्दा लगातार उठाती रही है, क्योंकि ये सीधे भारत, विशेष रूप से हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को प्रभावित करता है। घुसपैठ को रोकने और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये बात प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की। इसके बाद बात करेंगे बाजार की, यानी कि शेयर बाजार पे किस तरह से मजबूती आई। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और मजबूत ग्लोबल संकेतों और विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार खरीदारी के चलते भारतीय शेयर बाजारों ने आज नया कीर्तिमान बनाया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी एक बार फिर नई ऊंचाइयों पर पहुंचकर बंद हुए। सोमवार को सेंसेक्स 494 अंकों की बढ़त के साथ 74,742 के स्तर पर, जबकि निफ्टी 153 अंक चढ़कर 22,666 अंक पर बंद हुआ। इसके साथ ही बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार 400 लाख करोड़ के पार पहुंच चुकी है। बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार मार्च 2014 में 100 लाख करोड़ के पार पहुंचा था। इसके बाद फरवरी 2021 में यह 200 लाख करोड़ और जुलाई 2023 में 300 लाख करोड़ के पार पहुंचा था। अब इसके ठीक 9 महीने बाद यह 400 लाख करोड़ के पार पहुंचने में कामयाब रहा है। और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने एक अंग्रेजी अखबार में कम कीमतों पर संयुक्त अरब अमीरात को प्याज के निर्यात से जुड़े लेख का खंडन किया है। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने का कहना है कि अखबार ने बिना उसका पक्ष जाने जानबूझकर उसकी छवि खराब करने के लिए यह लेख छापा है। यह लेख NCEL की अत्यंत पारदर्शी नीति की आलोचना करता है, जबकि विरोधी भी इस संस्थान की इस नीति की सराहना करते हैं। लेखक का उपशीर्षक आयातक निर्यातक साठगांठ दर्शाता है कि इसे जानबूझकर NCEL को बदनाम करने के लिए लिखा गया है। इसके साथ ही ऐसा लगता है कि यह लेख सरप्लस उत्पादों के निर्यात के लिए सहकारी समितियों का एक छत्र संगठन बनाने की कोशिशों को पटरी से उतारने के लिए लिखा गया है। यह हैरानी भरा है कि 3,400 मीट्रिक टन प्याज की निर्यात खेप अभी तक संयुक्त अरब अमीरात नहीं पहुंची है और यह 8 अप्रैल से 17 अप्रैल 2024 तक आएगी। इसलिए इस समय संयुक्त अरब अमीरात में बाजार की कीमतों की तुलना करना व्यावहारिक नहीं है, लेकिन निहित स्वार्थों की वजह से इसके मूल्य निर्धारण, किसानों को होने वाले नुकसान और भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में शोर मचाना शुरू कर दिया है, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। और भारतीय स्टेट बैंक ने मुफ्त सुविधाओं की घोषणा के प्रति चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ सकता है। 3 राज्यों का उदाहरण देते हुए एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने कहा
कि छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में वार्षिक पेंशन देनदारी का बोझ अनुमानित तौर पर 3 लाख करोड़ रुपए है। रिपोर्ट में कहा गया कि इन राज्यों के अपने कर राजस्व के संदर्भ में झारखंड पर पेंशन का बोझ 217%, राजस्थान पर 190 और छत्तीसगढ़ पर 207% है। रिपोर्ट में बजट से अलग राज्यों के ऋणों पर भी उंगली उठाई गई है जो उनकी संस्थाओं के लिए गए हैं और जिनकी गारंटी राज्यों ने दी है। इस तरह ऋण 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 तक पहुंच गए हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मुफ्त सुविधाओं के साथ साथ यदि आकस्मिक ढांचे के खर्च का बोझ उसमें जोड़ दिया जाए तो ये सभी राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 10% तक हो सकता है। और खबर टेनिस के कोर्ट से। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल का शानदार प्रदर्शन जारी है। नागल ने मॉन्टे कार्लो मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता के पहले दौर के मुकाबले में इटली के तो सुमित नागल ने पहले दौर के मुकाबले में इटली के मैटियो आर्नाल्डी को 5-7, 6-2, 6-4 से शिकस्त दी। ऐसा पहली बार है जब किसी भारतीय ने इस प्रतियोगिता में पहले दौर का मुकाबला जीता है। 95वें रैंक के खिलाड़ी नागल ने पहला सेट गंवाते हुए मुकाबले में वापसी की और मैटियो को दूसरे और तीसरे सेट में शिकस्त देकर मुकाबले को अपने नाम कर लिया। और अयोध्या में इस बार रामनवमी बेहद विशेष होने वाली है। भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार भगवान राम जन्मोत्सव अद्भुत और आकर्षण होगा जिसका उल्लास पूरी दुनिया देख सकेगी। राम मंदिर सहित अयोध्या के 8000 मंदिरों में उत्सव के आयोजन होंगे। देश दुनिया के 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की इसमें संभावना है। 15 से 17 अप्रैल तक 20 घंटे दर्शन की व्यवस्था की गई है। एक साथ 6 से 7 लेन में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। देश विदेश से अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों में रामलला के दर्शन को लेकर काफी उत्साह है। भक्त जय श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा समेत सभी इंतजामों को पुख्ता करने में जुट गया है। तो न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाएंगे देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ जिन्हें आप देखिए फटाफट अंदाज में। और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल्ली जल बोर्ड मामले में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा सदन में मुद्दा उठाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति में कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने का निर्देश देने की मांग वाली तीसरी जनहित याचिका भी सोमवार को खारिज कर दी। शराब घोटाला मामले में ईडी ने आप नेता दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार से भी पूछताछ जारी है। ईडी हिरासत में केजरीवाल अपनी पत्नी के अलावा अपने पीए विभव से भी मिल रहे थे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अभी कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी की शिकायत इनकम टैक्स से जुड़े अपराध पर आधारित थी। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर विवादित टिप्पणी के चलते मानहानि का मुकदमा झेल रहे आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च अदालत ने अहमदाबाद के मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी नेता अमोल कीर्तिकर को कोरोना काल में हुए कथित खिचड़ी घोटाले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया। बीएड डिग्री के आधार पर प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने साफ किया है, अगस्त 2023 के उसके फैसले से पहले नियुक्त बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक अपनी सेवा में बने रहेंगे। अयोध्या में इस बार रामनवमी बहुत ही विशेष होने वाली है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार भगवान राम जन्मोत्सव अद्भुत और आकर्षक होगा, जिसका उल्लास पूरी दुनिया देखेगी। राम मंदिर सहित अयोध्या के 8000 मंदिरों में उत्सव के आयोजन होंगे। देश दुनिया के 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। 15 से 17 अप्रैल तक 20 घंटे दर्शन की व्यवस्था की गई है।